नमस्ते। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही शानदार दौर की बात करेंगे। जी, गुप्त साम्राज्य। हाँ, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। और ये परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि गुप्त शासक उनके काम, प्रशासन, कला, साहित्य, इन सब पर सवाल बनते ही हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं जरूरी पहलुओं को, मतलब जो तथ्य हैं, उनको थोड़ा विस्तार से समझें। हाँ, हम देखेंगे कि कुषाणों के बाद ये साम्राज्य कैसे उभरा और कैसे कला, विज्ञान, साहित्य में इतना विकास हुआ। हम श्रीगुप्त से शुरू करके स्कंदगुप्त तक और जो बाद के शासक हुए उनके बारे में जानेंगे। जी, और उनका प्रशासन कैसे चलता था, अर्थव्यवस्था क्या थी, सिक्के कौन से थे, टैक्स कैसे लगते थे, समाज कैसा था, इन सब पर भी नजर डालेंगे। और वो स्वर्ण युग वाली बात क्यों कहते हैं, मंदिर, गुफाएं, मूर्तियां। हाँ, और साहित्य, कालिदास जैसे महान कवि। और आखिर में थोड़ा वाकाटक वंश के बारे में भी बात करेंगे, जो इनके समकालीन थे। बढ़िया। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। गुप्त वंश की नींव किसने रखी? देखिए, संस्थापक तो श्रीगुप्त को माना जाता है। लगभग तीसरी सदी के मध्य की बात है ये। अच्छा। उन्होंने महाराज की उपाधि ली थी। उनके बाद उनके बेटे घटोत्कच आए, उन्होंने भी यही उपाधि इस्तेमाल की, महाराज। मतलब उस समय शायद ये बड़े सामंत या छोटे राजा होते थे। लेकिन जो असली बड़ा नाम है वो तो चंद्रगुप्त प्रथम का है ना? उन्हें ही वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका समय लगभग 319 से 335 ईस्वी माना जाता है, वही थे जिन्होंने गुप्त वंश को एक साम्राज्य की शक्ल देना शुरू किया। उनकी उपाधि से ही पता चलता है। हाँ, उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली, मतलब राजाओं के राजा। ये उनके पिता और दादा की महाराज उपाधि से कहीं बड़ी थी। और उनका वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, वो भी काफी महत्वपूर्ण था। हाँ, बहुत ज्यादा। लिच्छवी हाँ। उस समय एक ताकतवर गणराज्य थे। इस शादी से उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति दोनों बढ़ी। कहते हैं पाटलिपुत्र भी इसी वजह से मिला। संभवतः पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण शहर उन्हें शायद दहेज में मिला, और इसी वजह से उनके बेटे समुद्रगुप्त खुद को बड़े गर्व से लिच्छवी दौहित्र कहते थे। अच्छा, और गुप्त संवत वो भी इन्होंने ही शुरू किया? जी, माना जाता है कि अपने राज्यारोहण के समय करीब 319 या 320 ईस्वी में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। चांदी के सिक्के भी चलाए उन्होंने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। इनकी विजय गाथा तो कमाल की है। हाँ, वीएस स्मिथ ने उन्हें ये नाम दिया था, और वजह भी थी। समुद्रगुप्त मतलब लगभग 335 से 375 ईस्वी एक जबरदस्त विजेता थे। इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत वो प्रयाग प्रशस्ति है। बिल्कुल, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख। इसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। ये किसी खास शैली में है? हाँ, ये चंपू शैली में है, मतलब गद्य और पद्य दोनों मिक्स। हरिशेन ने इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का, उनके व्यक्तित्व का खूब बखान किया है। कहाँ तक जीते थे वो? प्रशस्ति के हिसाब से उन्होंने आर्यवर्त, मतलब उत्तरी भारत के 9 राजाओं को हराया, और दक्षिण के? दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत के 12 राजाओं को। पर नीति थोड़ी अलग थी। दक्षिण के राजाओं को हराकर उनका राज्य लौटा दिया, उन्हें अपना अधीन बना लिया। शक और कुषाणों को भी हराया। लेकिन वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, सिक्कों को और वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया उन्हें। सही कहा, वो बहुमुखी थे, संगीत प्रेमी थे, खुद वीणा बजाते थे, इसीलिए सिक्कों पर वो अंकन है। उन्हें कविराज भी कहा गया है। अच्छा, कविराज। जी, उन्होंने विक्रम की उपाधि भी ली, और कहा जाता है कि कृष्णचरित नाम का एक काव्य भी लिखा था, हालांकि वो अब मिलता नहीं है। अश्वमेध यज्ञ भी किया था। हाँ, अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया, जिसके प्रमाण उनके खास किस्म के सिक्कों से मिलते हैं। और कूटनीति, श्रीलंका के राजा वाला किस्सा? हाँ, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में एक मठ बनाने की इजाजत मांगी थी, और समुद्रगुप्त ने दे दी। ये उनकी कूटनीतिक समझ दिखाता है। उनके सिक्के भी कई तरह के थे। जी हाँ, कांच नाम के सिक्के भी मिलते हैं, और सोने के तो 6 तरह के मुख्य सिक्के थे। गरुड़ वाले, अश्वमेध वाले, व्याघ्रहंता यानी बाघ को मारते हुए, वीणा बजाते हुए, परशु वाले, धनुर्धर प्रकार के। बहुत शैशिल्यता थी। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। गुप्त काल का शिखर तो यही समय था। निश्चित रूप से। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लगभग 375 से 415 ईस्वी।
इनके समय गुप्त साम्राज्य सच में अपने चरम पर था। इनके और भी नाम मिलते हैं, देवराज, देवगुप्त और साकारी भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी शकों को हराना। पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों को राजा रुद्र सिंह तीसरे को हराया। इसी जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। शकों का नाश करने के कारण सकारी कहलाए। इनका विवाह वाकाटकों से हुआ था? नहीं, इनकी बेटी का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। कैसे? क्या है कि रुद्रसेन द्वितीय की जल्दी मृत्यु हो गई, तो प्रभावती गुप्ता ने अपने बेटों की संरक्षक बनकर शासन किया। इससे वाकाटक राज्य पर गुप्तों का प्रभाव बढ़ गया और शकों को हराने में ये चीज काफी मददगार साबित हुई। शकों को हराने का और क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा। पश्चिम भारत पर उनका कब्जा हो गया, साम्राज्य पश्चिमी समुद्र तट तक फैल गया। इससे बंदरगाह मिले, व्यापार बढ़ा। और उन्होंने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया? जी, पाटलिपुत्र तो थी ही, पर पश्चिम में अपनी पकड़ मजबूत करने और शायद व्यापारिक केंद्र होने की वजह से उज्जैनी यानी आज का उज्जैन दूसरी राजधानी बनी। ये कला और साहित्य का भी बड़ा केंद्र बन गया बाद में। और वो मेहरौली का लौह स्तंभ, वो भी इन्हीं का माना जाता है? हाँ, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है, जिस पर चंद्र नाम के राजा के विजयों का जिक्र है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही हैं। और कमाल यह है कि 1600 साल बाद भी उसमें जंग नहीं लगा है। अद्भुत है ये तो। धातु कला का बेहतरीन नमूना है। शक विजय के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए, जिन्हें रूप्यक कहा जाता था। उन पर अक्सर व्याघ्र यानी बाघ की आकृति होती थी। और फाहियान, चीनी यात्री, वो भी इन्हीं के समय आए थे। बिल्कुल, फाहियान लगभग 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहे। बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए आए थे। उन्होंने उस समय के भारत का वर्णन किया है। समाज खुशहाल था, प्रशासन अच्छा था। हालांकि उन्होंने राजा का नाम नहीं लिखा है। और इनके दरबार के नवरत्न, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं, परीक्षाओं में भी खूब आते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि वो कला और ज्ञान को कितना महत्व देते थे। 9 विद्वानों की मंडली थी। सबसे प्रमुख कौन थे? जाहिर है कालिदास, भारत का शेक्सपियर कहते हैं उन्हें। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसी रचनाएं। जी। और वराहमिहिर थे, ज्योतिषी और खगोल शास्त्री। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता लिखी। फिर धन्वंतरी थे, आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान। आर्यभट्ट भी इसी काल के थे। हाँ, आर्यभट्ट भी संभवतः इसी काल के थे या थोड़े बाद के, पर गुप्त काल से ही जुड़े माने जाते हैं। शून्य का आविष्कार, पाई का मान, पृथ्वी का घूमना, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत उनकी रचनाएं हैं। और अमर सिंह? अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, संस्कृत का शब्दकोश। इनके अलावा शपणक, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वरुरुचि जैसे और भी विद्वान थे। गजब की बौद्धिक समृद्धि थी मतलब। बिल्कुल। विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त प्रथम आए। हाँ। इनके समय की सबसे खास बात? कुमारगुप्त प्रथम लगभग 415 से 455 ईस्वी। इनके समय में ज्यादातर शांति बनी रही। सबसे बड़ा योगदान है नालंदा महाविहार की स्थापना। नालंदा यूनिवर्सिटी? जी, जो बाद में दुनिया भर में शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र बनी। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था इसे। और क्या खास है इनके बारे में? इन्होंने महेंद्रादित्य जैसी उपाधियां ली। सबसे ज्यादा संख्या में गुप्त अभिलेख और सिक्के इन्हीं के मिलते हैं। ये कार्तिकेय के उपासक थे, तो मयूर शैली के सिक्के चलाएं, जिन पर मोर बना है। इनके समय में कोई चुनौती भी आई? हाँ, इनके शासन के अंत में कुछ परेशानियां शुरू हुईं। स्कंदगुप्त के भित्री स्तंभ लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्रों या शायद हूणों ने आक्रमण किया था, जिसे स्कंदगुप्त ने रोका। तो कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आए, जिन्होंने हूणों का सामना किया। जी, स्कंदगुप्त लगभग 455 से 467 ईस्वी। इनका सबसे बड़ा काम यही माना जाता है कि इन्होंने मध्य एशिया से आए हूणों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी। इसी विजय के बाद उन्होंने शक्रादित्य की उपाधि ली। इन्हें अक्सर आखिरी महान गुप्त शासक कहा जाता है। और सुदर्शन झील की मरम्मत? हाँ, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इनके गवर्नर पर्णदत्त के बेटे चक्रपालित ने गिरनार में सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाई थी, जो टूट गया था। स्कंदगुप्त के बाद फिर साम्राज्य का पतन क्यों शुरू हो गया? स्कंदगुप्त के बाद के शासक उतने योग्य नहीं थे। हूणों के हमले फिर से होने लगे। सबसे बड़ी बात, साम्राज्य के भीतर ही सामंत बहुत शक्तिशाली हो गए। अच्छा, मतलब स्थानीय शासक?
हाँ, जैसे मालवा के यशोधर्मन, ये लोग धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। आंतरिक कलह भी बढ़ गई, धीरे धीरे साम्राज्य बिखरता गया। विष्णुगुप्त इस वंश के अंतिम ज्ञात शासक माने जाते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? ये इकाइयां, अधिकारी, ये सब भी महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रशासन काफी व्यवस्थित था, हालांकि कुछ हद तक विकेंद्रीकृत भी। मतलब? सबसे ऊपर तो राजा थे। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्ति का प्रमुख उपरिख कहलाता था। और भुक्ति के नीचे? भुक्ति जिलों में बंटी थी, जिन्हें विषय कहते थे। इसका प्रमुख विषयपति होता था। फिर वीथी जैसी इकाई भी थी और सबसे नीचे गांव, जिसका प्रमुख ग्रामिक होता था। और अधिकारी? कुमार अमात्य एक महत्वपूर्ण पद था। ये बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते थे। दंडनायक या महादंडनायक जैसे पद थे, जो शायद न्याय या सेना से जुड़े थे। राजुक राजस्व अधिकारी होते थे। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? टैक्स और सिक्के? अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी। जमीन उपजाऊ थी। व्यापार भी होता था रेशम मार्ग से। कर व्यवस्था कैसी थी? सबसे मुख्य कर था भाग, जो उपज का 16 हिस्सा होता था। हलीवर कर जैसा कर भी था, जो शायद हल रखने वालों पर लगता था। सिक्के कौन से चलते थे? सोने के सिक्के बहुत चलते थे, जिन्हें दीनार कहते थे। चांदी के सिक्के रुपयक कहलाते थे। सबसे ज्यादा सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के समय के मिले हैं। और दरबार की भाषा? संस्कृत। राजकीय भाषा संस्कृत थी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसकी वजह से इसे स्वर्ण युग कहते हैं। कला, स्थापत्य, साहित्य, मंदिरों का बनना इसी काल में शुरू हुआ। बिल्कुल। आज हम जिस तरह के मंदिर देखते हैं, शिखर वाले, उनका विकास गुप्त काल में ही शुरू हुआ। नागर शैली का विकास यहीं से माना जाता है। कुछ खास मंदिरों के नाम? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो झांसी के पास है, ये शायद शुरुआती शिखर वाले मंदिरों में से एक है। पंचायतन शैली का भी उदाहरण है। फिर कानपुर के पास भीतर गांव का ईंटों का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। स्तूप और गुफाएं? सारनाथ का धम्मेक स्तूप, उसका जो विशाल रूप आज है, वो गुप्त काल में बना। गुफाओं में मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं। अजंता तो बहुत मशहूर है। हाँ, अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल की मानी जाती हैं। वहाँ के भित्ति चित्र, मतलब दीवार पर बनी पेंटिंग्स, तो अद्भुत है, विश्व प्रसिद्ध। मूर्ति कला में क्या खास था? मूर्ति कला भी अपने शिखर पर थी। अब मथुरा और सारनाथ शैली का विकास हुआ, जो पूरी तरह भारतीय थी। गांधार का प्रभाव कम हो गया था। इन मूर्तियों की खासियत क्या थी? मूर्तियों में एक दिव्यता के साथ साथ सादगी दिखती है। भाव बहुत शांत है। कपड़े एकदम पारदर्शी जैसे दिखाए गए हैं। कोई उदाहरण? सारनाथ से मिली बुद्ध की मूर्तियां, खासकर वो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली। मथुरा की बुद्ध मूर्तियां। इसी समय हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी खूब बनी। विष्णु, शिव, दुर्गा। उदयगिरी में वराह अवतार की विशाल मूर्ति है। और धातु कला, मेहरौली का स्तंभ? हाँ, वो तो है ही। दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ 1600 साल से ज्यादा हो गए, जंग नहीं लगा। ये उस जमाने के धातु विज्ञान का कमाल है। और साहित्य? कालिदास का जिक्र तो बार बार आता है। हाँ, ये संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। कालिदास के अलावा भी कई बड़े नाम हैं। जैसे? शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम, मतलब मिट्टी की गाड़ी। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जिसकी कहानियां दुनिया भर में फैलीं। और वो नवरत्न वाले नाम भी? जी, वराह मिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, आर्यभट्ट। वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी काल का माना जाता है। बहुत समृद्ध साहित्य रचा गया इस दौर में। आखिर में वाकाटकों की बात कर लेते हैं। गुप्तों के समकालीन थे ये दक्षिण में। हाँ, वाकाटक दक्कन में गुप्तों के समकालीन और सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। ये ब्राह्मण वंश था। पुराणों में इन्हें विंध्यक कहा गया है। संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। अजंता की गुफा 16 के लेख में इनकी काफी प्रशंसा है। और गुप्तों से इनके रिश्ते कैसे थे? प्रवरसेन प्रथम इनके एक शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने सम्राट की उपाधि ली। और जैसा हमने पहले बात की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से की थी। ये एक महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध था। कला संस्कृति में वाकाटकों का क्या योगदान रहा? उन्होंने भी कला और साहित्य को संरक्षण दिया। अजंता की कुछ गुफाओं, जैसे गुफा 16 का निर्माण या उनमें चित्रकारी, इनके समय से जुड़ी है। तो ये थी गुप्त साम्राज्य और वाकाटकों की कहानी।
एक ऐसा युग जिसने चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे महान शासक दिए। हाँ, और हमने देखा कि कैसे उनके प्रशासन, अर्थव्यवस्था ने एक आधार तैयार किया और फिर कला, साहित्य, विज्ञान में जो उन्नति हुई उसने इसे भारत का स्वर्ण युग बना दिया। परीक्षा के नजरिए से देखें तो शासक, उनकी उपाधियां, उनके काम, सिक्के, अभिलेख, नवरत्न, प्रशासनिक इकाइयां, अधिकारी, कर, मंदिर, मूर्तियां, किताबें और लेखक, ये सब बहुत जरूरी तथ्य हैं। बिल्कुल। वाकाटकों के साथ उनके संबंध भी महत्वपूर्ण है। गुप्त काल ने भारतीय सभ्यता की नींव को बहुत मजबूत किया। हालांकि अंत हुणों के आक्रमण और सामंतवाद के उदय के साथ हुआ। जी, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत आज भी हमारे साथ है। पर यह सोचना भी जरूरी है कि क्या वाकई ये स्वर्ण युग समाज के हर व्यक्ति के लिए उतना ही सुनहरा था? ये एक अलग बहस का मुद्दा है। सही कहा, ये सोचने वाली बात है। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।